हेलो रिवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए गाइज, आने वाले एग्ज़ाम में आपको बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, हेल्पफुल करेगा अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो मैं आप लोगों के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बिहार स्पेशल को लेकर के मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्टेज आ रही थी कि बिहार स्पेशल स्टार्ट किया जाए। तो मैं आप लोगों के लिए इस तरह से कोशिश कर रहा हूँ, जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टेटमेंट वाइज कर दिया गया, तो स्टेटमेंट वाइज ही मैं आप लोगों के सामने रखने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये बिहार की पॉपुलर बुक जो इम्तियाज़ अहमद है, बिहार स्पेशल का क्राउन है, उन सभी बुकों को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ये सीरीज़ को स्टार्ट किया जा रहा है। मुझे पता है कि आगे चल कर के आप इस सीरीज़ को भी बाकी सीरीज़ की तरह ही बना दोगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन रख सकूं। जैसे कि आपका ये ज्योग्राफी का, बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का 150 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आपके सामने रखूंगा जो कि स्पेशल ज्योग्राफी से होगा। तो चलिए फिर ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जिनको ये सीरीज़ की नीड हो आप आराम से देख सकते हो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है कि बिहार के भौतिक विभाजन और भू आकृतिक संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग यानी जो शिवालिक क्षेत्र है, जब आप बिहार के मैप में देखोगे तो ये जो हमारा ऊपर में जो क्षेत्र देखने को मिलता है, वैसे तो बिहार आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरह से मान के चलो। तो ये जो हमारा जो क्षेत्र आता है ये हमारा उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र शिवालिक क्षेत्र। थ्री का निर्माण मुख्य रूप से तृतीय काल के तिथि सागर के मलबे के वलन से हुआ है, जिसमें रामनगर दून की ऊंचाई सबसे कम है। अब ध्यान से समझिएगा, पहला पॉइंट में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट हमारा एक तरह से बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बिहार का उत्तर पश्चिमी जो है शिवालिक भाग तृतीय काल की चट्टानों से बना ही हम जानते हैं। साथ ही साथ रामदून जो है, यहाँ पर रामनगर दून शिवालिक का ही एक हिस्सा माना जाता है और इसकी सर्वोच्च जो ऊंचाई है लगभग 242 मीटर, जो दून घाटी और सोमेश्वर श्रेणी से कम है। यानी हम ये कह सकते कि मतलब ये शिवालिक श्रेणी में रामनगर दून जो है वो सबसे कम है, तो एक तरह से बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंड पॉइंट देखने को मिलेगा कि दक्षिण बिहार का मैदान मुख्यतः चतुर्थ यानी कि क्वाटनरी काल के जलोढ़ निक्षेपों से बना है, लेकिन इसके दक्षिणी छोर पर स्थित खड़गपुर की पहाड़ी यानी कल्प काल की चट्टानों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह रहेगी कि गंगा का जो दक्षिणी में मतलब गंगा का जो मैदान है वो चतुर्थ काल यानी क्वाटनरी काल में बना हुआ है, क्वाटनरी काल का है। जबकि बिहार के दक्षिणी सीमांत का जो स्थित पहाड़ियां हैं, जैसे कि मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ियां बहुत पुरानी धारवाड़ काल की ये मानी जाती है। तो यहाँ पर हम एक तरह से कह सकते हैं, मतलब जो कल्प लिखा गया है वो धारवाड़ यहाँ पर लिखा गया, तो एक तो पॉइंट हमारा ये भी सही होगा, राइट। अब तीसरे पॉइंट पे नज़र डालें तो कह रहा है कि गंगा का मैदान एक प्रगामी अवसादन यानी कि फोरेलैंड बेसिन है, जिसकी गहराई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर निरंतर कम हो जाती है। ये पॉइंट कह सकते हैं एक तरह से हमारा देखने में सही ही मिलेगा। क्यों? अब ये थोड़ा सा समझ लेना ध्यान से। तीनों पॉइंट यहाँ पर सही मिलेगा, क्यों होगा मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए, भूवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गंगा बेसिन एक अग्रगर्त यानी फोरेलैंड बेसिन, यहाँ पर जो लिखा गया अवसादन, प्रगामी अवसादन यानी कह सकते हैं फोरेलैंड बेसिन है, जो हिमालय के निर्माण के समय बना था। इसकी गहराई उत्तर यानी हिमालय के करीब में अधिक होता है, और जबकि दक्षिण यानी प्रायद्वीपीय पठार के करीब जाने पर कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये तो बिल्कुल करेक्ट कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर निरंतर कम हो जाती है। तो ये पॉइंट तो सही है ही। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखेंगे तो सत्य क्या है, तो ऑप्शन हम डी पे टिक करेंगे कि तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर हमें सत्य देखने को मिलेगा। देखिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और इसमें आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वो भी आप बता देना। इसमें हम देखो एक पार्ट में करके लाए हैं, 150 क्वेश्चन आपका टोटल रहेगा। इस वीडियो में आपको टोटल 30 MCQ देखने को मिलेगा, और इसी तरह के हम क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो आराम से बस वीडियो को देखिए, मज़ा ज़रूर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रश्न। सेकेंड प्रश्न है कि बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सोमेश्वर श्रेणी की चट्टानों की प्रकृति मुख्य रूप से किस प्रकार की है और इसका विस्तार किस जिले में पाया जाता है। तो हम सोमेश्वर पहाड़ी के बारे में हम जानते हैं, ये एक तरह से परतदार और सादी चट्टानों से बना है, और ये पड़ता है आपका पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत। तो सिंपल सा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। बिहार के मैदानी भागों में गंगा नदी के उत्तर और दक्षिण में मिलने वाली विशेष भू आकृतिक यानी दियारा और टाल के संबंध में सही भौगोलिक अंतर क्या होगा, ये बताना।
तो देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि दियारा भूमि मुख्य रूप से उत्तर बिहार की नदियों यानी विशेषकर गंगा, गंडक, कोसी के बाढ़ मैदानों में ऊंचे गाद के निक्षेपों से बनती है, जो हर साल अपना रूप बदलती रहती है। इसके विपरीत अगर टाल की बात करें, टाल या फिर ताल, ठीक है, यानी टाल क्षेत्र दक्षिण बिहार में गंगा के दक्षिणी में यानी पटना से भागलपुर तक करीब 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, जो कि वर्षा ऋतु में जलमग्न रहती है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, देखो ऑप्शन पे नज़र डालोगे तो दियारा नदी के बाढ़ क्षेत्र में निर्मित संचयी सिल्ट की ऊंची भूमि है, जबकि टाल जो है वो दक्षिण बिहार के गंगा के समानांतर स्थित निम्न जलमग्न क्षेत्र है। तो जो भी हमने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही देखने को मिलेगा, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट आता है कि बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित कैमूर के पठार का संबंध किस महान पर्वत श्रृंखला प्रणाली से है और यह किस नदी घाटी द्वारा छोटा नागपुर के मुख्य पठार से अलग होता है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सही आंसर क्या बनेगा। अगर आपने बुक को आराम से पढ़ा है, कई बार आपने प्रैक्टिस सेट भी लगाया होगा, तो अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं आपने पहले भी देखा, जैसे कि आपने सबसे पहले तो झटका हमें लगा था एईडीओ एग्ज़ाम से, फिर उसके बाद आपने बिहार एसआई का पेपर भी देखा, तो किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं अब आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि आपको प्रिपरेशन किस तरह से करनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ चैनल जो हैं अभी भी आपको वही घिसा पिटा क्वेश्चन बना करके, आपको भी मज़ा आता होगा कि वन लाइनर क्वेश्चन देख करके जल्दी से टाइम पास हो जाता है, आपको लगता है कि आपने 6 घंटे 8 घंटे पढ़ लिए, बहुत सारी वीडियो देख ली, 1 घंटे की वीडियो देख ली, ख़त्म भी कर लिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब उन सभी वीडियोस का कोई मतलब नहीं बनता है, और हम अपने चैनल पर आपको इस तरह के कंटेंट जो प्रोवाइड करा रहे हैं तो आपको वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा और आप उसको देखना नहीं चाहते हो। तो ये सबसे बड़ी लापरवाही आपकी हो रही है, जो आपके आगे आने वाले पेपर में जो कि आपको समझा देगा, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए हो तो जितना जल्दी हो सके समझिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तो फिलहाल इस प्रश्न का अगर हम सही आंसर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि कैमूर का जो पठार है भारत में की स्थित विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। बिहार स्पेशल वाला नोट्स मैंने आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा है, जिन लोग भी जुड़े हुए हैं वहाँ से आप देख करके सभी चीज़ों को पढ़ लेना। भौगोलिक संरचना और जितना भी चट्टानों के बारे में आपको बताया हूँ बिहार से, वो सारी चीज़ें जब पढ़ोगे तो क्लियरली सब कुछ मैंने आपको बताया। तो कैमूर के बारे में बात करें तो कैमूर का पठार भारत की प्रसिद्ध जो विंध्य पर्वत श्रेणी का पूर्वी विस्तार है। यह मुख्य रूप से बलुआ पत्थरों और चूना पत्थरों से निर्मित है। भौगोलिक रूप से अगर हम बात करें तो सोन नदी घाटी इस पठार को दक्षिण में स्थित छोटा नागपुर पठार क्षेत्र यानी धारवाड़ चट्टानों से अलग करती है। तो करेक्ट आंसर क्या मिलेगा, तो विंध्यन श्रृंखला और सोन नदी घाटी। करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, प्रश्न में यही पूछा गया था कैमूर के पठार का संबंध है किस महान पर्वत श्रृंखला से, तो ये आपका विंध्यन श्रृंखला। और आपसे ये भी पूछा गया था और यह किस नदी घाटी द्वारा छोटा नागपुर पठार के मुख्य पठार से अलग होता है, तो सोन नदी घाटी। तो सही आंसर बी हो जाता है। अगर आपको इसी तरह की रेगुलर वीडियो चाहिए तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको रेगुलर मिल सके। बिहार के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राज्य के किस हिस्से में सबसे प्राचीन यानी आर्कियन जो है वो, या फिर धारवाड़ कह सकते हैं, चट्टानें पाई जाती है और किस हिस्से में सबसे नवीनतम संरचना मौजूद है। तो क्या बनेगा इसका प्रश्न का सही आंसर, तो देखिए बिहार के दक्षिण पूर्वी जिले, जैसे कि अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी जिलों में, तो दक्षिण पूर्वी जिला ये आपका ये हो जाएगा दक्षिण पूर्वी जिला, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण पूर्वी जिला ये सारी जो क्षेत्र होंगी, जैसे कि अगर आपकी बात करें हम हो जाएगा गया, नवादा, जमुई, मुंगेर और बांका में सबसे प्राचीन धारवाड़ और आर्कियन कल्प की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। मतलब ये जो है वो आपका क्या बताया मैंने, दक्षिण पूर्वी, ध्यान रखिएगा दक्षिण पूर्वी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दक्षिण पूर्वी, ठीक है, बिहार के दक्षिण पूर्वी भागों में। अच्छा, और आगे अगर बात करें कि इसके विपरीत, जैसे कि इसके विपरीत बिहार का जो विशाल मध्यवर्ती मैदानी भाग है उसमें तो आप जानते हैं कि जलोढ़ निक्षेपों से बना है। तो ये आपका चतुर्थक काल की सबसे नवीनतम मतलब भूवैज्ञानिक संरचना के रूप में माना जाता है। ये जो आपका गंगा नदी बहता है इसके जो क्षेत्र हैं वो आपका सबसे नवीनतम है, ठीक है, ये आपका सबसे नवीनतम माना जाता है, राइट। तो आप आराम से देख सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की दक्षिण पूर्वी सीमांत भाग में प्राचीन और मध्यवर्ती मैदानी भाग में सबसे नवीनतम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी हमारा सही आंसर बी निकल के आ जाता है, राइट। अगला सवाल, नेक्स्ट प्रश्न जो कि कथन वाला है, ध्यान से समझिए। बिहार की जलवायु और मानसून के आगमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे।
तो पहला पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि बिहार की जलवायु को मुख्य रूप से उपोष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु यानी CWZ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां ग्रीष्मकाल अत्यधिक गर्म और शीतकाल मतलब शुष्क होता है। तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। जब मैंने आपको अच्छे से बताया था बिहार की जलवायु के बारे में, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ बात किया था कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश जो भाग है वो CWZ के अंतर्गत आता है, CWZ के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। यानी मानसूनी प्रकार जिसमें शुष्क शीतकाल होता है के अंतर्गत आता है। यहाँ ग्रीष्मकाल का तापमान काफ़ी अधिक हो जाता है, तो ग्रीष्मकाल में तापमान काफ़ी अधिक, शीतकाल में शुष्क। तो ये पहला पॉइंट तो करेक्ट है। सेकेंड की बात करें तो बिहार में मानसून का आगमन मुख्यतः बंगाल की खाड़ी की शाखा से होता है, जिसके कारण राज्य के पश्चिमी जिलों में पूर्वी जिलों की तुलना में अधिक वर्षा दर्ज होती है। ये पॉइंट मिस्टेक है, यहाँ पर गलत होगा। क्यों? क्योंकि बिहार में मानसून जो है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा से पूर्व की ओर से प्रवेश करती है। जैसे जैसे यह हवा पश्चिम की ओर बढ़ती है, मतलब इसकी जो नमी है, नमी कम होती जाती है। इसलिए बिहार के पूर्वी जिलों जैसे कि किशनगंज में पश्चिमी जिलों जैसे कि बक्सर और सिवान की तुलना में अधिक वर्षा मिलता है। ठीक है, तो ये पॉइंट थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, तो इस वजह से गलत होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा यहाँ पर। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि मई और जून के महीनों में चलने वाले गर्म जो स्थानीय पवन है, इसे लू का प्रभाव उत्तरी बिहार के मैदानी भागों की तुलना में दक्षिणी पश्चिमी बिहार के पठारी भागों में अधिक तीव्र देखने को मिलता है। ये तो हमारा पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि दक्षिण पश्चिमी बिहार यानी कि कैमूर, बक्सर, गया शुष्क पठारी भाग के करीब है, और यहाँ जो कि धरातल जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे यहाँ लू का प्रकोप उत्तरी बिहार जो हिमालय के करीब और आर्द्र है की तुलना में कहीं अधिक गर्म होता है। राइट, तो यहाँ पर ये तीसरा पॉइंट हमारा सही होगा। अब बताना है हमें कि असत्य क्या होगा। तो असत्य तो दूसरा ही हमने देखा था, दूसरा पॉइंट गलत था, तो केवल 2 असत्य है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल वापिस से कथन वाला है, तो ध्यान से समझिए क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है कि बिहार में होने वाले शीतकालीन वर्षा जो कि दिसंबर जनवरी और इसके कृषि पर प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान से समझते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि बिहार में शीतकाल में होने वाली हल्की वर्षा मुख्य रूप से लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, जो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है। ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि बिहार में जाड़ों की वर्षा लौटते मानसून से नहीं बल्कि पश्चिमी विक्षोभ से होता है। लौटते मानसून से वर्षा हम जानते हैं कहाँ पर होता है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है। तमिलनाडु में वर्षा जो है वो किस मानसून से होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, लौटते हुए मानसून से। राइट, अच्छा ये तो गलत हो गया। सेकेंड पॉइंट पे आता है, यह शीतकालीन वर्षा भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवातीय विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण होती है, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भागों से होते हुए बिहार तक पहुंचते हैं। ये पॉइंट हमारा सही होगा। भूमध्य रेखा से उत्पन्न होने वाले जो भी शीतोष्ण चक्रवात हैं यानी पश्चिमी जो विक्षोभ है, वो पछुआ हवाओं के सहारे भारत में प्रवेश करते हैं और दिसंबर जनवरी में बिहार तक बारिश पहुंचते हैं। ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट आता है कि यह वर्षा बिहार की मुख्य नगद फसल यानी कि गन्ना और जूट के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है, जबकि रबी फसलों यानी विशेषकर गेहूं के लिए अमृत के समान कार्य करता है। ये पॉइंट यहाँ पर जो कि गलत होगा। अब क्यों गलत होगा वो ध्यान से समझिए। देखिए, क्योंकि यह वर्षा जो है रबी फसलों जैसे गेहूं, चना, सरसों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, लेकिन यह गन्ना या फिर जूट के लिए कोई विशेषकर नुकसानदेह या फिर बड़ी हानिकारक नहीं मानी जाती है। जूट तो इस मौसम में खेतों में होता ही है, मतलब सॉरी मिस्टेक, मैंने क्या बोला कि जूट जो होता है मतलब इस मौसम में तो खेतों में बिल्कुल होता भी नहीं है, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट गलत है ही। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हमें क्या बताना था, सत्य कथन, तो सत्य सिर्फ और सिर्फ बी है, तो ऑप्शन बी को यहाँ पे टिक करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न कि बिहार का वह कौन सा एकमात्र जिला है जो उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा मतलब प्राप्त करता है और वहाँ की जलवायु में आर्द्रता सबसे अधिक रहती है। तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो कि उत्तर पूर्वी छोर पर यानी कि सबसे टॉप पर यहाँ पर रहता है, और वो कौन सा है, वो टॉप पर रहने का मतलब कि किशनगंज, ऑप्शन डी। ठीक है, डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है कि बिहार के तापमान वितरण के संदर्भ में राज्य का कौन सा जिला गर्मियों में सबसे गर्म
यानी चट्टानी बनावट के कारण, और सर्दियों में सबसे ठंडा दर्ज किया जाता है। सिंपल सा प्रश्न सभी को पता होगा, वो आपका गया जिला है, ऑप्शन सी। ठीक है, गया जिला अपनी विशिष्ट, अभी फिलहाल में इसे गयाजी के नाम से जानते हैं, सॉरी माफी चाहूंगा, गयाजी। ठीक है, गयाजी जिला अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, चारों ओर छोटी पहाड़ियों से घिरा होने और रेतीली मतलब फल्गु नदी के किनारे स्थित होने के कारण गर्मियों में बिहार का सबसे गर्म बन जाता है, और सर्दियों में यहाँ का तापमान सबसे कम लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो कुल मिलाकर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि मार्च से मई तक बिहार के मैदानी भागों में आने वाले तीव्र चक्रवातीय तूफानों को स्थानीय भाषा में काल वैसाखी या फिर नार्वेस्टर कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो इसकी उत्पत्ति हम जानते हैं बंगाल की खाड़ी और छोटा नागपुर के पठार, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि बिहार में बहने वाली नदियों के अपवाह तंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, गंडक नदी का उद्गम नेपाल के मानंगभोट और मुस्तांग के पास होता है, और यह बिहार की सीमा में भैंसा लोटन यानी वाल्मीकि नगर के पास प्रवेश करती है, जहां इस पर एक बड़ा बैराज बनाया गया। तो देखिए कथन भी आपको मैंने उसी तरह से दिया है जहां से 2-3 प्रश्न बनते हैं, राइट। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गंडक नदी जिसे नेपाल में सप्त गंडकी या फिर नारायणी के नाम से जानते हैं, और तिब्बत नेपाल सीमा से निकलती है, और पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर, ये भैंसालोटन पूछा जाए तो कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण में, जो कि है भैंसालोटन में प्रवेश करती है। ठीक है, अच्छा सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या कह रहा है कि बूढ़ी गंडक नदी गंडक के समानांतर बहती है, लेकिन इसका उद्गम पूरी तरह से बिहार के भीतर ही सोमेश्वर की श्रेणी में यानी पहाड़ियों में, देखिए एक नाम लिखा गया है, कौन सा चौर है ये? तो चौतरवा चौर से होता है, और यह बिहार के सबसे तीव्र प्रवाह की गति से चलने वाली उत्तर की नदी है। मैंने आपको बिहार की नदियों के बारे में एक प्रॉपर वीडियो, 2-3 वीडियो प्रोवाइड करा है। अगर आपने हमारे वो वीडियो देखा है या फिर आपने नोट से पढ़ा है तो आपको सारी चीज़ें मैंने लिखी थी कि बूढ़ी गंडक जो है वो गंडक के समानांतर चलती है। बूढ़ी होने के बाद भी ये उत्तर भारत मतलब उत्तर बिहार की सबसे तीव्र गति से बहने वाली एक तरह से नदी मानी जाती है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि ये बिहार के भीतर ही सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियों में यानी कि चौतरवा चौर से निकलती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि घाघरा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच एक लंबी प्राकृतिक सीमा बनाती है, और यह अंततः छापरा के निकट गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, जो घाघरा है जिसे सरयू नदी भी जानते हैं, सिवान के पास बिहार में प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा रेखा का निर्धारण करते हुए छापरा के पास गंगा में विलीन हो जाती है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल सही है। कोई सत्य बताना था तो तीनों को सत्य करेंगे, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपने वीडियो को अब तक लाइक ज़रूर कर दिया होगा। अभी तक नहीं किया हो या तो अब आपको क्या चाहिए, मैं इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे आपके आने वाली वीडियो देख सके। बिहार की नदियों के मार्ग परिवर्तन और उनकी प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह तिब्बत और नेपाल के पर्वतीय क्षेत्र से भारी मात्रा में सिल्ट और साद लाती है, जिससे इसका अपना ही मार्ग अवरुद्ध हो जाता है और यह पश्चिम से पूरब की ओर खिसकती रहती है। मतलब कहने का ये तात्पर्य हुआ कि हम तो ये जानते हैं कि बिहार के शोक के रूप में कोसी नदी को जानते हैं, और अपने मार्ग को ये बदलते रहती है, जिससे आपको पता ही है कि उत्तर बिहार में क्या कंडीशन रहता है इस नदी को, तो बिहार के शोक के रूप में ये इसीलिए जानी जाती है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। पीडीएफ जब आप पढ़ोगे तो पीडीएफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हम डाल देंगे, जहाँ से आप आराम से और एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो और मज़ा आएगा आपको। महानंदा नदी उत्तर बिहार के अपवाह तंत्र की सबसे पूर्वी मुख्य नदी है, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकल करके बिहार के किशनगंज और पूर्णिया जिलों में बहती हुई अंततः बांग्लादेश के पास गंगा में मिलती है। तो देखिए ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये महानंदा बिहार के सबसे पूर्व में बहने वाली नदी है, जो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से होते हुए मालदा यानी पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा के पास गंगा में जाकर के विलीन होती है। तो सेकेंड में कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि बागमती नदी नेपाल की महाभारत श्रेणियों से निकलती है, और ये बिहार में प्रवेश करने के बाद यह सीधे गंगा में जाकर के मिलती है। ध्यान दीजिएगा कि बागमती जो नदी है वो सीधे गंगा में नहीं मिलती है। ये पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है।
नदियों के बारे में जब पूछा जाता है तो इन सभी चीज़ों के बारे में ही डेफिनेटली पेपर में देखने को मिलेगा। तो आराम से याद रखिएगा कि बागमती कभी भी जाकर के डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, ठीक है। यह बिहार के मैदानी भागों में आने के बाद बूढ़ी गंडक या फिर कोसी तंत्र में जो कि विलीन हो जाती है, ना कि डायरेक्ट गंगा में मिलती है। तो असत्य के रूप में क्या होगा, केवल और केवल 3 असत्य हैं, तो यहाँ पर हम पी को टिक करेंगे, केवल 3 असत्य। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। चलो अगला प्रश्न है कि दक्षिण बिहार की वह कौन सी प्रमुख नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और उत्तर की ओर बहते हुए रोहतास जिले से बिहार में प्रवेश करती है और पटना के निकट दानापुर में जाकर के गंगा मिलती है। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें हो गई। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है, ये हमारा सोन नदी है, और ये कहाँ पर, बिहार में रोहतास जिले में, जो कि हमारे अपने ज़िले में प्रवेश करता है और पटना के निकट दानापुर में जाकर के गंगा में मिलता है। तो करेक्ट आंसर बी है। अगला सवाल आता है कि बिहार के किस नदी को हिंदू धार्मिक मानवता मतलब मान्यताओं में अत्यधिक अपवित्र या फिर कर्मों का नाश करने वाली अशुभ नदी मानी जाती है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। सिंपल सा है, कर्मनाशा, ठीक है। कर्मनाशा आप सभी को पता होगा, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कर्मनाशा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि गया शहर किस ऐतिहासिक और पवित्र नदी के तट पर स्थित है, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और मैदानी भाग में आने पर अंत मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, अंत सलीला, ठीक है, अंत सलीला यानी जमीन के नीचे बहने वाली हो जाती है, जिसके कारण इसमें केवल बालू दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा कि मैंने ऊपर में आपको एक बार बताया था, जो कि आपका ये फल्गु नदी के बारे में ऊपर में थोड़ा सा बात किया था हमने। फल्गु नदी देखिए निरंजना और मोहाने नदियों के संगम से बना है, और गया जो है इसी नदी के तट पर स्थित है, जहाँ प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर है और प्रतिपक्ष मेला जो कि लगता है, आपको पता ही होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल बनता है, ध्यान दीजिएगा क्या प्रश्न है। कह रहा है कि बिहार की मृदा प्रोफाइल और उसके क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो देखते हैं। पहला है कि पिडमॉन्ट दलदली मिट्टी मुख्य रूप से बिहार के उत्तर पश्चिमी कोने पर जो कि स्थित पश्चिमी चंपारण के पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जो अत्यधिक वर्षा के कारण जैविक पदार्थों से समृद्ध होती है। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि पिडमॉन्ट जो दलदली मिट्टी है वो केवल पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी के आसपास पाई जाती है, जहां घने जंगल और अधिक वर्षा के कारण मिट्टी में नमी और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत है नहीं। सेकेंड है कि तराई मिट्टी का जो विस्तार है वो बिहार के उत्तरी सीमा के समानांतर नेपाल से सटे जिलों जैसे कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक एक पतली पट्टी के रूप में पाया जाता है, जो जूट और धान की खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है। ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। तराई मिट्टी के बारे में पेपर हमेशा प्रश्न देखने को मिलता रहता है, तो ये याद रखिएगा। तराई मिट्टी का जो विस्तार है वो ऊपर में आपको देखने को मिलता है, पश्चिमी चंपारण से लेकर के किशनगंज तक ऊपर में तराई में इस तरह से सटा हुआ भाग में देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, तीसरा पॉइंट हमें यहाँ पर है कि बलथर मिट्टी उत्तर बिहार के मैदानी भागों में पुरानी जलोढ़ मिट्टी के रूप में विस्तृत है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है। ये पॉइंट गलत है, क्योंकि बलथर मिट्टी जो है उत्तर बिहार में नहीं बल्कि दक्षिण बिहार में है। मतलब जो बिहार का 2 पार्ट है जहाँ से गंगा ये प्रवेश कर जाती है, ये आपका दक्षिणी जो बिहार है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है बलथर पत्थर, ठीक है। मतलब ये आपका बलथर मिट्टी, ठीक है, पत्थर नहीं बलथर मिट्टी उत्तर बिहार में नहीं बल्कि ये आपका दक्षिण बिहार में पाई जाती है। ये छोटा नागपुर पठार और गंगा के मैदान के मिलन बिंदु पर यानी कैमूर से भागलपुर तक पाई जाने वाली रेतीली, कंकरीली और लाल पीले रंग की मिट्टी है, जिसमें उपजाऊ तत्वों की कमी होती है। राइट, तो ये तीसरा पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। अब हमें बताना था कि सत्य क्या है, तो 1 और 2 हमने देखा था अच्छे से, बिल्कुल सही है। 1 और 2 ऑप्शन ए को टिक करेंगे। राइट, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण बिहार की मिट्टियों की विशेषताओं और उनके स्थानीय नामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि करेल केवाल मिट्टी मुख्य रूप से दक्षिण बिहार के मैदानी भागों जैसे बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा में पाई जाती है, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी और इसमें जल सोखने की क्षमता अत्यधिक होती है। अब अगर पहले पॉइंट पे बात करें तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कहीं भी। करेल केवाल दक्षिण बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी का स्थानीय नाम है, और ये गहरे भूरे या फिर काले रंग की भारी जो कि चीका प्रधान मिट्टी होती है, जिसमें पानी सोखने
पर यह अत्यधिक चिपचिपी हो जाती है। मतलब ये पहला पॉइंट था, कोई दिक्कत नहीं, सही है। सेकंड आता है कि टाल मिट्टी का निर्माण गंगा के दक्षिणी तट पर बाढ़ की पानी से जमा होने से होता है, जिसमें सिल्ट और क्ले की मात्रा अधिक होती है। यह खरीफ फसलों के लिए दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। ये पॉइंट गलत होगा। देखिए, टाल मिट्टी खरीफ फसलों के लिए नहीं बल्कि रबी फसलों जैसे कि चना, मसूर, सरसों की फसलों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होती है। वर्षा ऋतु जैसे कि खरीफ काल की बात करें तो यह क्षेत्र पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है, जिससे खरीफ की फसल नहीं उगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट तो वैसे भी हमारा गलत हो जाता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि लाल पीली मिट्टी का विस्तार मुख्य रूप से रोहतास, गया, जमुई, बांका के पठारी क्षेत्रों में, जिनका रंग लौह अंश की अधिकता के कारण लाल होता है और यह मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है। तो अब यहाँ पे देखिए कि असत्य क्या हुआ, तो केवल 2 असत्य था, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्तर बिहार के मतलब विशाल मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में मिलती है जहां बाढ़ की पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। ध्यान से प्रश्न को करिएगा कि उत्तर बिहार के विशाल मैदान में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को स्थानीय नाम से किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताता कि खान बापू आप याद रखोगे तो ये कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। खान बापू से होगा क्या, तो खादर जो होता है, खादर वो आपका न से नई जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ठीक है, नई जलोढ़ मिट्टी को। और बा से बांगर जो होगा वो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होगी। राइट, तो ये जब चीज़ आप याद रखोगे तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, जब पुरानी की बात कर रहे हैं तो पुरानी से क्या हो जाएगा, पुरानी से बांगर, तो ऑप्शन बी, बांगर या फिर बलसुंदरी कह सकते हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार के किस हिस्से की मिट्टी में अम्लीयता यानी एसिडिटी की समस्या अधिक देखी जाती है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां चाय की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो चाय की खेती के लिए आपको पता ही होगा, जो हम जानते हैं, किशनगंज। तो किशनगंज वाला ऑप्शन आप देखो, यानी सुदूर उत्तर पूर्वी भाग, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यानी किशनगंज जिला जो है बिहार का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां अत्यधिक वर्षा यानी कि लिंचिंग प्रक्रिया के कारण मिट्टी की जो प्रकृति है वो हल्की अम्लीय हो जाती है, और यह अम्लीय मिट्टी और अधिक वर्षा की स्थिति चाय के बागानों के लिए सबसे आदर्श मानी भी जाती है। नेक्स्ट आता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण के क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की नवीन जलोढ़ मिट्टी की प्रधानता है, जो प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा लाए गए गाद से नवीन होती जाती है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा। अब जब नवीन की बात आ ही गई है और जलोढ़ मिट्टी की बात आ रही है तो दो मैंने चीज़ें बताई थे, खान बापू वाला, तो खादर नई, तो आराम से टिक करो खादर और नई जलोढ़ मिट्टी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। फिर आता है नेक्स्ट कि बिहार के वन संसाधनों और राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है, जो नेपाल के रॉयल चितवन नेशनल पार्क के साथ एक निरंतर वन क्षेत्र साझा करता है। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। राइट, अच्छा, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि बिहार राज्य वन जो रिपोर्ट है 2021 की बात करें के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 15% भाग वनावरण से कवर मतलब आता है, वनावरण के अंतर्गत आता है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक किया गया, क्योंकि ध्यान दीजिएगा भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार अगर हम बात करें, बेसिकली 2023 के अकॉर्डिंग बात करना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पे 23 के मतलब 21 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ध्यान से समझ लीजिए कि इनके अनुसार बिहार का वनावरण केवल 7380 था, मतलब 7380 किलोमीटर स्क्वायर हम मानेंगे। पॉइंट वाला मैं चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, वो थोड़ा सा साइड में रखते हैं। 7380 वर्ग किलोमीटर है, जो कि कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.84% है। ठीक है, कुल क्षेत्रफल का 7.84% है, ना कि यहाँ पर 15%। ये पॉइंट गलत होगा, तो ध्यान रखेंगे 7.84% 2021 के अकॉर्डिंग। राइट, अच्छा, अगला प्रश्न कह रहा है कि कैमूर जिला प्रतिशत और कुल क्षेत्रफल दोनों की दृष्टियों में बिहार का सबसे अधिक वनावरण वाला जिला था। तो ये पॉइंट तो हमारा सही है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो कुल मिलाकर देखा जाए, सत्य अगर बताना है तो क्या कहेंगे, 1 और 3 सत्य होगा, 1 और 3 ऑप्शन सी पे नज़र डालेंगे। देखिए, बिहार का जो भी ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट था, मैंने आपको कराया था 2023 वाला, आप जा करके देख लेना,
उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। डेफिनेटली आप उसे फॉलो कर लेना एक बार। आगे बढ़ते हैं, अगला अगला सवाल देखिए। बिहार में पाए जाने वाले वनों के प्रकार और उनकी वनस्पतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है कि बिहार में मुख्य रूप से आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, जिसमें सदाबहार वन पूरी तरह से अनुपस्थित है। तो अगर पहले पॉइंट पे नज़र डालेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिहार की जलवायु मानसूनी है और इसलिए यहाँ पर्णपाती यानी पतझड़ वन ही मिलते हैं, यहाँ शुद्ध सदाबहार वन नहीं पाए जाते। तो जिसमें क्या कह सकते हैं, पॉइंट तो हमारा एक तरह से सही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट आता है कि अर्ध पर्णपाती वन मुख्यतः बिहार के उन उत्तरी भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 120 सेंटीमीटर से अधिक होती है, और इन वनों का सबसे मुख्य वृक्ष जो है वो साल है। ध्यान देने वाली बात होगा कि उत्तर पश्चिमी पहाड़ी, जिसमें चंपारण अगर बात करें तो उत्तर पूर्वी हिस्से, अगर किशनगंज की बात करें तो यहाँ पर 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के कारण आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं, और यहाँ का जो साल है, मतलब साल यहाँ का मुख्य आर्थिक वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो ये एक तरह से सही है। तीसरा पॉइंट देखने को मिलेगा कि शुष्क पर्णपाती वन बिहार के दक्षिणी पठारी जिलों में पाए जाते हैं, जहाँ कम वर्षा के कारण वृक्ष गर्मियों के प्रारंभ में अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देते हैं, जैसे कि पलास और महुआ। तो ये पॉइंट भी हमारा सही है। दक्षिण के कम वर्षा वाले जो जिले हैं, जैसे गया हो गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, इसमें क्या होता है कि शुष्क पर्णपाती वन मिलते हैं। ठीक है। तो तीनों के तीनों पॉइंट हमने देखा कि सही था, इसलिए ऑप्शन डी को टिक करेगा, डी करेक्ट होगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बिहार का वह कौन सा प्रसिद्ध वन्यजीव अभयारण्य है जो कि मुंगेर जिले में स्थित है और मुख्य रूप से तेंदुए, भालू और विभिन्न प्रकार के पक्षियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो मुंगेर में कौन सा होगा, और बहुत बार पूछा भी जाता है, भीमबंध जो कि अभयारण्य, भीमबंध अभयारण्य ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला और एकमात्र कांवर ताल जो झील है, कांवर झील पक्षी अभयारण्य स्थित है, जिसे भारत का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बेगूसराय में स्थित है, ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में। ठीक है। अच्छा, गोगाबिल जो है, गोगाबिल सामुदायिक झील था पहले, अब इसे रामसर स्थल भी घोषित किया जा चुका। तो ये कटिहार जिले में स्थित है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, कटिहार में ये पड़ता है, और ये बिहार मतलब भारत का कौन सेवा नंबर का रामसर स्थल इसे घोषित किया गया, आप फटाफट मुझे बताना। रामसर स्थल घोषित हुआ तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से नंबर का ये रामसर स्थल बना है। देखते हैं कितने लोगों को पता होगा। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि बिहार सरकार द्वारा किस जिले के ओढ़नी डैम और मंदार हिल्स के आसपास के क्षेत्रों को राज्य का एक प्रमुख इको टूरिज्म स्पॉट और पक्षी संरक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो क्या बनेगा, मंदार हिल्स और ओढ़नी डैम की बात करें तो ये आपका बांका। ठीक है, बांका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। मतलब बांका जिले में स्थित जो मंदार पर्वत है, जिसका संबंध समुद्री मंथन की पौराणिक कथा से है, और वहीं पास में स्थित ओढ़नी जलाशय को बिहार सरकार द्वारा बड़े मतलब पर्यटन और जैव विविधता के केंद्र के रूप में प्रमोट किया जा रहा है हाल फिलहाल में। तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार की कृषि व्यवस्था और फसल प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट आता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जहां लगभग 70% से अधिक आबादी रोजगार के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्रों पर निर्भर है। तो पहला पॉइंट में तो कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता, बिल्कुल सही है ये। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि बिहार में 3 मुख्य फसलें पाई जाते हैं, जैसे कि भदई यानी शरद कालीन खरीफ, अगहनी यानी कि शीतकालीन खरीफ, और एक होता है रवि बसंतकालीन। इसमें अगहनी धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा मतलब अधिक होता है। तो ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। तो ये चीज़ आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिहार की सबसे ये प्रमुख फसलों में भी माना जाता है। अच्छा, तीसरा पॉइंट पे आता है कि बिहार का जूट उत्पादन में भारत के सभी राज्यों में प्रथम स्थान है। ये पॉइंट गलत है, और इसका मुख्य संकेंद्रण राज्य के दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदानी जिलों में। ये पॉइंट देखिए गलत होगा, क्यों? क्योंकि जूट उत्पादन में बिहार का भारत में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर तो हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल वर्चस्व बनाए रखा है। साथ ही जूट के लिए अत्यधिक पानी और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका उत्पादन दक्षिण पश्चिमी शुष्क जिलों में नहीं बल्कि उत्तर पूर्वी जो कि आर्द्र जिले जैसे कि पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट गलत हो जाता है। तो सत्य के रूप में क्या होगा, सत्य के रूप में हमने देखा था फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड। उम्मीद है करेक्ट होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। चलो आगे देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट फसलों के उत्पादन यानी जीआई टैग प्राप्त फसलों सहित के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे पहला पॉइंट ये कह रहा है कि शाही लीची बिहार का एक अत्यंत प्रसिद्ध फसल है जिसका मुख्य उत्पादन मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के जिलों में होता है और इसे भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत भी प्रदान किया जा चुका है। तो ये तो हम जानते हैं, शाही लीची को जीआई टैग भी मिला है और मुजफ्फरपुर में, जो कि काफ़ी फेमस भी है। तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होता है। सेकेंड आता है कि जर्दालू आम मुख्य रूप से भागलपुर जिले की विशेषता है, जबकि कतरनी चावल का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिमी चंपारण के पहाड़ी तराई क्षेत्रों में किया जाता है। ध्यान देने वाली बात है क्योंकि जर्दालू आम भागलपुर का प्रसिद्ध है, यह बात बिल्कुल सही, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो, किसी तरह से हम काटेंगे नहीं। लेकिन कतरनी चावल पश्चिमी चंपारण में नहीं बल्कि भागलपुर और बांका जिलों के क्षेत्रों में उगाया जाता है। पश्चिमी चंपारण का प्रसिद्ध जो अगर जीआई टैग की बात करें तो मरचा धान को हाल ही में दिया गया था, ठीक है, मरचा धान या फिर मरचा चावल कह सकते हो, जो अपने अनोखे स्वाद और सुगंध के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। जीआई टैग इसने ने प्राप्त किया है। तो ये सेकंड पॉइंट हमारा गलत होगा, मतलब ये पॉइंट तो सही था लेकिन ये पॉइंट हमारा गलत होगा। कतरनी चावल जो कि आपका भागलपुर हो जाएगा, ठीक है, भागलपुर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिथिला क्षेत्र का मखाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और भारत के कुल मखाना उत्पादन का लगभग 80 से 90% हिस्सा अकेले बिहार करता है। इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट भी सवाल है ये। दरभंगा, मधुबनी और पूरे मिथिलांचल में मखाना की खेती बड़े पैमाने पर तालाबों में होती है। बिहार इस मामले में देश में एकाधिकार रखता है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा, असत्य के रूप में केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। उम्मीद है कि अब तक आपने वीडियो को डेफिनेटली लाइक ज़रूर कर दिया होगा और सिर्फ अगर आपने लाइक किया तो ऐसा नहीं कि आज इस वीडियो को देखना है, इसके आगे आने वाले जो भी 2-3 पार्ट होंगे, मतलब 150 क्वेश्चन करना है, तो टोटल हम यहाँ पर टोटल 5 पार्ट रखेंगे क्योंकि एक पार्ट में सारे जो कि कथन वाले प्रश्नों को करना थोड़ा सा ऑड लगता है। बिहार के किस प्रशासनिक प्रभाग यानी डिवीज़न को राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? क्योंकि वहाँ का करेल केवाल मिट्टी और नहरों की जाल धान के जो कि बम्पर पैदावार में मदद करता है। तो बताइए, कह सकते हैं यहाँ पर रोहतास और भोजपुर के मैदानी भाग यानी पटना प्रभाग, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि बिहार में तंबाकू खैनी के उत्पादन के लिए कौन सा जिला या फिर क्षेत्र पूरे राज्य में सबसे अग्रणी माना जाता है, जहाँ की मिट्टी में चूने और विशिष्ट लवणों की मात्रा इसके अनुकूल होती है? तो राइट आंसर बनेगा समस्तीपुर और वैशाली, ठीक है, समस्तीपुर और वैशाली बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आज की इस वीडियो का आखिरी सवाल आपके सामने मैं रखता हूँ। ये कह रहा है कि बिहार में मक्का के उत्पादन में मतलब उत्पादन की उत्पादकता बहुत अधिक है। बिहार का कौन सा क्षेत्र मक्का की खेती के लिए प्रमुख हब माना जाता है, जहाँ साल की तीनों ऋतुओं में मक्का उगाया जाता है? बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं खगड़िया और सहरसा यानी कोसी गंगा जो बेसिन है, मतलब खगड़िया, सहरसा, कटिहार और बेगूसराय उत्तरी गंगा बेसिन के क्षेत्र में बिहार में मक्का उत्पादन के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। यहाँ मक्का की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत ऊंची है और यह किसानों के लिए एक प्रमुख नगद फसल के रूप में कार्य करता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाता है। आज की इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न देखा। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपने वीडियो को एंड तक यहाँ पर कंप्लीट किया तो सबसे पहले तो आप नीचे जय हिंद ज़रूर लिख करके जाना, ताकि मुझे पता चले कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक कंप्लीट किया और मुझे अच्छा लगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि हम आगे की वीडियो में थोड़ा सा और आपके अकॉर्डिंग चल सकें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।